नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर जिसका नाम है योर पर्सनल अकाउंटेंट। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम आने वाला टॉपिक है ये। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज का टॉपिक टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 56 टू 10। चलिए जानते हैं कि इस सेक्शन के क्या क्या प्रावधान है और वन बाय वन हम आपको सारे पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इनकम टैक्स में गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर मनी रिसीव होता है आपको कैश या चेक में तो वो गिफ्ट माना जाएगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सच एज लैंड और बिल्डिंग तो उसको गिफ्ट माना जाएगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक शेयर, ज्वेलरी, ड्राइंग तो उसको भी हम गिफ्ट कंसीडर करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक चार्ट हमने बनाया हुआ है। वन बाय वन हम आपको सारी गिफ्ट का इसमें टैक्सेबिलिटी बताएंगे कैसे होती है। जैसा कि चार्ट का पहला हेडिंग आप देख पा रहे हैं, काइंड ऑफ गिफ्ट कवर्ड। इस हेडिंग में हम आपको बताएंगे कौन कौन से गिफ्ट हैं जो इसमें कवर है। सेकंड कॉलम है मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, इसमें हम आपको बताएंगे कि ये लिमिट क्या है। तीसरा कॉलम है क्वांटम टैक्सेबल, कितना टैक्स लगेगा उस मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट पर। इस कॉलम में हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका एनी सम ऑफ मनी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी पैसा मिला बिना किसी रीजन के। इसकी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है। 50,000 से अगर अमाउंट ज्यादा होता है तो आपकी टैक्सेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। कितना टैक्स लगेगा इंटायर सम पर। 50,000 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे पूरे अमाउंट पर टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। मान लीजिए आपका 51,000 हो रहा है तो पूरे 51,000 पर टैक्स लगेगा, ना कि 1,000 पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 50,000 से ऊपर जितना भी आपका अमाउंट जाएगा पूरे पर टैक्स लग जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है सच एज लैंड और बिल्डिंग। और यहाँ भी विदाउट कंसिडरेशन वर्ड यूज हुआ है। किसी रीजन के आपको लैंड और बिल्डिंग गिफ्ट कर दी गई, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया गया तो इसको विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ भी 50,000 की है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। और टैक्सेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ भी वही रूल लगेगा। 51,000 हुआ है अगर आपका, मान लीजिए सर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग 51,000 का नहीं होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली। 51,000 अगर हुआ है तो 51,000 पूरा टैक्सेबल होगा, ना कि 1,000। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। इनएडुकेट कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो भी आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट करना था वो हमने पूरा नहीं करा, कुछ पार्ट कर दिया। मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट भी 50,000 है। जितना भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है माइनस करेंगे कंसिडरेशन से। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो आप वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए और टैक्सेबिलिटी आपकी राइज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वांटम टैक्सेबल पे लिखा हुआ है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए है और कंसिडरेशन आपने सिर्फ 75,000 ही पे किया है तो रिमेनिंग अमाउंट हो रहा है आपका 1.25। ये 50,000 से आपका ज्यादा है इसलिए 1.25 पर आपका टैक्स लग जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये बोल रहा है कि अगर कंसिडरेशन आपका 1,60,000 है 75 की जगह, तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो सिर्फ 40,000 का ही आ रहा है तो गिफ्ट टैक्सेबिलिटी यहाँ पर निल की हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो स्टैम्प ड्यूटी माइनस कंसिडरेशन है, ये वाला पॉइंट इसमें देखना है। अगर ये अमाउंट 50,000 से ऊपर जा रहा है तो टैक्सेबिलिटी राइज होगी, जैसा कि एग्जांपल 1 में हमने देखा। ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 से कम का है तो कोई टैक्सेशन नहीं होगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी आपकी। ये हमने एग्जांपल 2 में देख लिया।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आसान सी बात है, कोई टेक्निकल बात नहीं हो रही है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी प्रॉपर्टी लाइक ज्वेलरी, शेयर, ड्राइंग अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने लिया था स्टैंड ड्यूटी वैल्यू, यहाँ पर हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी। अगर उसकी एफएमवी 50,000 से ज्यादा है तो आप मॉनिटरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, क्वांटम ऑफ टैक्सेबिलिटी हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ भी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन। अगर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड है कंसिडरेशन से, वही इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन से ज्यादा है और ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। प्रॉपर्टी वाला रूल हो जाएगा, स्टैंड ड्यूटी जगह एफएमवी आ जाएगा, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन। और जैसे सेम एग्जांपल हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लिया था वैसे ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि 3 तरह के गिफ्ट हैं जो टैक्सेबल होते हैं, पहला मॉनेटरी, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। तो तीनों तरह की हमने गिफ्ट का यहाँ पे जिक्र कर लिया। कितना कितना टैक्स कैसे लगेगा ये भी हमने आपको बताया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मन में ये आता है कि क्या इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो यस, सेक्शन 56 टू 10 के भी कुछ एक्सेप्शन है जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सेक्शन 56 टू 10 ये बोलता है कि कुछ गिफ्ट हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आपके रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। एनी रिलेटिव नॉन टैक्सेबल गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। एसएससी को अगर उसकी शादी पर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो नॉन टैक्सेबल है। अंडर ए विल और बाय इनहेरिटेंस में कुछ चीजें मिल रही हैं आपको तो नॉन टैक्सेबल है। लास्ट पॉइंट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर ऑर डोनर। ये 4 कंडीशन है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको मिलने वाला गिफ्ट नॉन टैक्सेबल है। सारी बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट है वही कह रहा है कि फ्रॉम एनी रिलेटिव। यहाँ पर सेक्शन 56 टू 10 में रिलेटिव की डेफिनेशन भी दी गई है और उन्होंने प्रॉपर बताया है कि हम रिलेटिव किसको मानेंगे। ऐसा भी नहीं कि आप किसी को भी रिलेटिव बता देंगे और हमने मान लिया, उसके कुछ प्रॉपर रूल है, हम उन्हीं के अंडर ही ये मानेंगे कि आपका रिलेटिव कौन है। चलिए जानते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन क्या बोलती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट नॉन टैक्सेबल है, तो यहाँ पे वो लिस्ट दी गई है कि रिलेटिव में हम किस किस को काउंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। जो एसएससी है उसका जीवन साथी जो है उसको भी हमने रिलेटिव माना हुआ है। अगर मेरी बात करें तो अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ तो मेरी जो वाइफ होंगी वो मेरे रिलेटिव होंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड हो जाएंगे। तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि मेरे भाई बहन जो हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि मेरी जो वाइफ हैं उनके जो भाई बहन हैं तो भी मेरे रिश्तेदार ही माने जाएंगे इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ का मतलब ये हो गया कि जो मेरे माता पिता हैं उनके जो भाई बहन हैं, यानी कि मेरे फादर की अगर बात करें तो उनके भाई हो गए मेरे चाचा या ताया, और उनकी जो बहन हो गई वो हमारी हो गई बुआ जी। ऐसे ही अगर माँ की बात करें तो उनके भाई हो गए मेरे मामा और उनकी बहन हो गई है मेरी मौसी। तो चाचा, ताऊ, बुआ, मामा और मौसी ये भी आपके रिश्तेदार ही माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो पिता हैं और उनके जो पिता हैं, मतलब मेरे बाबा और उनके जो पिता हैं, मेरे परबाबा, और मेरा बेटा और उसका बेटा जो है वो डेफिनेशन में भी रिश्तेदार ही माने जाएंगे। एनी लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी पत्नी के भी जो पिता हैं और उनके जो पिता हैं
वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे, रिश्तेदार ही माने जाएंगे वो। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी आपने पॉइंट 2 से 6 में पढ़ा हुआ है, 2 से 6 पहले देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6। पॉइंट 2 से 6 के बीच में जो भी लोग आपको डिस्क्राइब करे गए हैं उनके भी जीवन साथी इसमें रिश्तेदार ही माने जाएंगे। जैसा कि अगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करें तो मेरे भाई की जो पत्नी होंगी वो भी, और मेरे सिस्टर के हस्बैंड जो होंगे वो भी इसमें काउंट होंगे। पॉइंट नंबर 3 जैसे ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस का मतलब ये हो गया कि मेरी जो पत्नी है उसका भाई, मतलब मेरा जो साला है उसकी पत्नी भी रिश्तेदार है, और मेरी जो साली है उसका हस्बैंड भी मेरा रिश्तेदार है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट का मतलब ये हो गया कि जो मेरे चाचा और ताऊ हैं उनकी पत्नियां, मतलब मेरी चाची और ताई, और मेरी बुआ के हस्बैंड मेरे फूफा जी, और मेरी मामी और मेरे मौसा जी भी मेरे रिश्तेदार ही माने जाएंगे। लीनियर डिसेंडेंट का मतलब दादी और परदादी माँ, मेरे पुत्र की वाइफ यानी पुत्र वधू और उसके पुत्र की जो वाइफ होगी वो भी। ऐसे ही मेरी पत्नी के साथ भी होगा, मतलब मेरे ससुर की पत्नी मेरी सास और मेरे ससुर के पिताजी की जो पत्नी है वो भी हमारे रिश्तेदार ही मानी जाएंगी। एक काफी बड़ा दायरा इन्होंने कवर कर लिया है यहाँ पर। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। एचपीएफ केस में एनी मेंबर जो है वो रिश्तेदार माना जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसा एग्जाम्पल में दे रखा है हमने, अगर आप अपने मामा से 1 लाख रुपए गिफ्ट ले रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है टैक्स में। एक मामा से एक भांजा गिफ्ट ले सकता है क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में कवर हो रहा है। तो मामा से लिया हुआ गिफ्ट जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जम्प्ट रहेगा टैक्स से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर कोई मामा अपने भांजे से गिफ्ट ले रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने अभी आपको बताया। तो कोई भी रिलेटिव अगर आपका होता है तो आपको हर बार उसमें देखना पड़ेगा। कोई भी रिलेटिव है अगर आपका तो वो उस डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। इस डेफिनेशन के बाहर के सारे लोग रिलेटिव नहीं बोले जाएंगे। जितने लोग इस लिस्ट में बताए गए सिर्फ वही आपके रिलेटिव हैं, और उनसे मिलने वाला गिफ्ट टैक्स फ्री है। बाकी सारे व्यक्तियों से मिलने वाला गिफ्ट टैक्सेबल। इसी बात को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई है कि जो भी व्यक्ति इस लिस्ट में दिए गए हैं सिर्फ वही रिश्तेदार माने जाएंगे, उनसे मिलने वाला सारा गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा टैक्स से। और जो भी व्यक्ति उस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उनसे मिलने वाला सारा गिफ्ट टैक्सेबल होगा। बट शर्त यह है कि वो गिफ्ट जो है 50,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। 50,000 रुपए से कम का गिफ्ट ले रहे हैं तो आप किसी से भी ले सकते हैं, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। 50,000 से अगर ऊपर जाते हैं तो सारे गिफ्ट आपके टैक्सेबल हो जाएंगे नॉन रिलेटिव से। रिलेटिव से मिलने वाले सारे गिफ्ट 50,000 से रुपए के ऊपर भी होंगे तो भी वो एग्जम्प्ट होंगे। इसको एक बार इस तरीके से देख लेते हैं। एक हो गया आपके रिलेटिव, एक हो गए नॉन रिलेटिव। रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट ऑल एग्जम्प्ट होगा। नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट अगर ज्यादा है 50,000 रुपए से तो टैक्सेबल होगा। 50,000 रुपए से कम का है तो वो एग्जम्प्ट होगा। एक छोटी समरी शीट हमने आपको यहाँ पे बना के बता दी है। रिलेटिव से मिलने वाला सारा गिफ्ट एग्जम्प्ट है। नॉन रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, 50,000 रुपए से कम का है तो एग्जम्प्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने कोशिश करी है कि आसान भाषा में आपको ये चीज समझाई जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।